ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी प्रॉपर हुई या नहीं हुई? ओके ओके ओके, नो साउंड, अभी भी नो साउंड लिख रहे हो भाई। ऑडिबिलिटी अगर ओके है तो प्लीज, ठीक है, साउंड परफेक्ट है तो ओके लिखो। ओके ओके परफेक्ट सर, ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलो। साउंड परफेक्ट है। देखो लास्ट लेक्चर में कितना हो गया था, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन कंटिन्यू कैंसर आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टारगेट है वो कैंसर है, लेक्चर 5 है, टारगेट हमारा कैंसर है, ठीक है। कैंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि आज, ठीक है, अब तक हम कितना कर चुके हैं इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यूनोलॉजी को मैं क्विकली ब्रेन में आपके समराइज कर रहा हूं, ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से। नीट का पेपर सभी लोग देख चुके होंगे, ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी समझ में आ गया होगा। बॉटनी टोटली अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी। जूलॉजी मैं हर बार बोलता रहा हूं शुरू से लास्ट तक, 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे आपको, इस बार भी थे, ठीक है। तो बस वही ध्यान रखना है आपको कि कुछ 100% एनसीईआरटी से नहीं आएगा। जूलॉजी हर बार आती है, ठीक है, हर बार, ठीक है, बाहर से कुछ मिलेंगे आपको, वही सिलेक्शन कराते हैं। तो इसलिए जितना हम करा रहे हैं बेटा उतना आपको एकदम फेथफुली करना होगा, क्योंकि वही पॉइंट्स हम उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। बट हाँ, हमने जो YouTube पर या जितना भी हमने कोर्स कराया है, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि YouTube पर एक फ्री कोर्स लॉन्च किया, उससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। आपको तो बहुत बेहतरीन करा ही रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी से मैंने प्रश्न काल में कंटिन्यू चीखता रहा, बोलता रहा, बेटा पिछली साल 9 क्वेश्चन आए हैं, सीरियस रहना, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आएंगे। और इस बार भी देखो क्वेश्चन की, समझ रहे हो ना मेरी बात, लाइन लगी हुई है बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन की, ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी, ठीक है। तो इसलिए बॉटनी वाले सेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी भरी पड़ी है और जूलॉजी वाले सेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी है, ए और में बी में भी। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में फिर बोल रहा हूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज रिपीट हो सकती है नेक्स्ट ईयर, यानी आपके टाइम पर। तो बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल, ये वो हॉट टॉपिक होते हैं जो हर साल रिपीटेशन इसके ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये अप्लाइड वाले टॉपिक को एकदम कमांड कर, पर एक फिक्स नहीं है। मतलब इस बार जो लास्ट ईयर भी सेम वही था कि मतलब सिलेबस जो जिस तरीके से पैटर्न आ रहा था, फॉलो हो रहा था, वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं हुआ। तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा, कुछ बिल्कुल ही गायब कर दिए उन्होंने। तो इसलिए सीरियसली लेना इस चीज को, ठीक है, सीरियसली लेने वाले उस चीज को, और एक एक टॉपिक पर कमांड करना होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, मान लो पड़ा उस जो टॉपिक छोड़े उससे लाइन लग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बट जो एनसीईआरटी है, देखो बियॉन्ड एनसीईआरटी अर्थवॉर्म भी आ गया, ठीक है, एक बार और फ्रॉग आ गया था, जबकि एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी नीट में दे रखा है कि ये, ठीक है, नहीं इंक्लूडेड है, बट फिर भी, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक सिंगल लेक्चर का होता है तो उसको रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, ये क्लियर है आपको कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। नीट का पेपर सभी देख चुके हैं, बहुत टिपिकल पेपर नहीं था, बस 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं, जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, वही सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो जितना हम करा रहे हैं उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां तक कि लास्ट प्रश्न काल के अंदर भी हमने जो क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 4-5 जो जितने भी सेटअप कराए थे हमने, 8 सेटअप करीब, उनमें पूरा पेपर फंसा है, पूरा पेपर फंसा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पर हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें सारा सिलेबस बहुत फ्रिक्वेंटली करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, और एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्यूनोलॉजी की बात की थी, ठीक है। उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको देखो वैक्सीनेशन करा दिया था, नंबर 1, एलर्जी करा दिया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करा दिए थे हमने, इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, जिसके अंदर हमने, अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन को मैंने डिवाइड किया था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। एडवर्स जेनर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, ठीक है, काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक्चुअल में जो डिस्कवरी हुई थी वो यहां से हुई थी, एडवर्स जेनर से, काउपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्रॉस रिएक्टिविटी। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब होता है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। तो ये तो हमने समझा ही दिया था आपको भाई, फर्स्ट और सेकंड थर्ड में अंतर क्या होता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनिज्म के उस पार्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो एक्चुअल में, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक्चुअल के अंदर
कह सकते हो आप एंटीबॉडी बनाने के लिए, मेमोरी सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सरफेस एंटीजन होते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड जनरेशन या सब यूनिट वैक्सीन। यानी होल ऑर्गेनिज्म को यूज करने की जगह आपने उस ऑर्गेनिज्म के सरफेस एंटीजन को यूज किया। किसके लिए? आप बोलोगे इम्यूनाइजेशन के लिए, सेकंड जनरेशन। ठीक है। थर्ड जनरेशन का मतलब है उन सब्सटेंस को बनाने के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल था, आपने उस डीएनए को बॉडी में इंसर्ट करा दिया, तो अब वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनेंगे। थर्ड जनरेशन सिर्फ सरफेस प्रोटीन बनेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, ये कंफ्यूज मत रहना। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में डिवाइड किया था बेटा। फर्स्ट जनरेशन में होल ऑर्गेनिज्म को भी टू पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हमने हीट किल्ड करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हमने लाइव एट्यूनेटेड, जिसको वीक भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको वीक पैथोजन भी बोल सकते हो, ठीक है, उनको एट्यूनेटेड भी बोल सकते हो, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। ठीक है। और बेहतर वैक्सीनेशन होता है। नंबर हमने सेकंड पर आ गए थे, सब यूनिट। सब यूनिट को बनाने के लिए साइंटिस्ट समझ चुके थे कि यार कोई ना कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके सब यूनिट को बनाना चालू कर दिया, मीन सरफेस एंटीजन को बनाना चालू कर दिया जो वैक्सीनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। इसमें हेपेटाइटिस बी की जो आज की डेट में आपको वैक्सीन लग रही है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जो स्कूल्स में लग रही है, सब जगह लग रही है, वो सेकंड जनरेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है, जिसके अंदर ईस्ट को यूज किया है इस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को बनाने के लिए एज अ होस्ट। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो जो उनके एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो एक्चुअल में वायरुलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनानी, फिर हमें उन टॉक्सिन के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है, मींस उन टॉक्सिन को इनएक्टिव करेंगे और बन जाएंगे टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड को भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके आप वैक्सीन, यानी कैसे तो बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हो। टॉक्सॉइड को आप वैक्सीन की तरह यूज करके, ठीक है, बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हो। सेकंड जनरेशन या सब यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है ये भी। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये तीनों पैथोजन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। हमने उनके एक्सोटॉक्सिन को इनएक्टिव किया, देन बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया एज अ वैक्सीन और बॉडी को इम्यूनाइज किया, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन किया, क्योंकि वैक्सीनेशन किस पर डिपेंड करता है? मेमोरी सेल पर डिपेंड करता है। और थर्ड जनरेशन तो समझ गए, डीएनए वैक्सीन, डायरेक्टली डीएनए को लिया, बॉडी में इंसर्ट कर दिया, उस डीएनए को जो सरफेस एंटीजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको बॉडी में क्या कर दिया? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन एकदम क्लियर था। फाइनली हमने इसके बाद बेटा आ गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के बाद हम आ गए थे नंबर थर्ड, ठीक है, एलर्जी। तो एलर्जी मैंने बताया भी था, एलर्जी होती क्या है। ठीक है। तो एलर्जी के लिए एंटीबॉडी कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आईजीई सेल्स। आप बोलोगे ऐसे सेल्स लाइक जो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, मींस मास्ट सेल। ठीक है। और ब्लड के अंदर आप बोल सकते हो बेसोफिल, पर टिश्यू में मास्ट सेल। ठीक है। दोनों ही ये चीजें रिलीज करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, भाई एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस, तो हिस्टामाइन है तो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस क्या होंगे? जो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रखते हैं या आपके इम्यूनिटी को सप्रेस रखते हैं, क्योंकि एलर्जी आपके इम्यूनिटी के हाइपर होने की वजह से होती है। तो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस हमेशा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, लाइक साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, लाइक कॉर्टिसोल, ये सब इम्यूनो सप्रेसिव हैं या एंटी एलर्जिक हैं, जो कह सकते हो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके जो आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटाइज हो गई है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखा रही है, उसको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। मैंने डिफरेंस भी बताया था, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो मास्ट सेल होते हैं उनकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होते, मींस आईजीई बाइंडिंग एंटीजन नहीं होते। ठीक है। वो नॉर्मल मास्ट सेल हैं, पर अगर वो एलर्जिक है तो उसके मास्ट सेल सेंसिटाइज हो जाते हैं, मींस उनकी सरफेस पर आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तब आईजीई बाइंड करते हैं और आईजीई की बाइंडिंग करते ही वो मास्ट सेल हैंड ग्रेनेड बन जाते हैं। यानी जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो आईजीई से बाइंड करेगा, बाइंड करते ही वो ट्रैगर होगा, ट्रैगर होते ही क्या होगा? वो मास्ट सेल रप्चर होंगे और लार्ज अमाउंट में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स देने के लिए ये कह सकते हो वैसो डायलेटर और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेंगे और एस्थमा जैसी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी एलर्जिक सिम्टम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एलर्जी भी मैंने क्लियर करा दिया था। सेंसिटाइजेशन, नॉन सेंसिटाइज में क्या डिफरेंस होता है ये भी क्लियर करा दिया था मैंने, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फाइनली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून में तो एक लाइन में बताया था मैंने, एनसीईआरटी की लाइन है कि अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तब होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कारण बहुत सारे हैं। ठीक है। वही जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसके लिए। ठीक है। या आप कह सकते हो कि
बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं भी अननोन कारण है, एक्चुअल में अभी क्लियरिफाई नहीं है कि एक्चुअल में बॉडी किस तरीके से, ठीक है, इनको रिस्पॉन्स देती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। बट इतना है कि अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यहां तक क्लियर था, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी समझाई थी मैंने कि होती क्या है, कि अब हम 11th में इसको पढ़ाते हैं जॉइंट्स वाले में, तो हम पहले फिर भी बता देते हैं आपको कि अगर आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो एंटीबॉडी ठीक है वहां इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लामेटरी फ्लूइड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है और सॉइलिंग आ जाती है, और यही सॉइलिंग लीड करती है आगे जाकर के पेन को, समझ रहे हो ना। और इसके साथ साथ जॉइंट्स के बीच में पेनस पार्टिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जॉइंट जब आप चलते हो, समझना, तब आपके नीज या जो भी जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और स्वेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में एक ही ऑप्शन है इसका, नी रिप्लेसमेंट, कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अपने ही एंटीबॉडी जब अपने ही प्रोटीन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तब ये ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर था। और फाइनली हमने इसके बाद बात की थी टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, दीज आर टू टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। मैंने बोला भी था प्राइमरी किसके बेस पर, आप बोलोगे फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन किसी भी लिम्फोसाइट का, स्पेशली बी और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, जहां पर भी होगा फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, वो प्राइमरी है, ठीक है। और जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी का केस जब भी बात आती है तो प्राइमरी केस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, अगर प्राइमरी का केस है तो भाई बोन मैरो के अंदर सारे एंटीबॉडी का, सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ऑल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ठीक है। बस ध्यान रखना है मैच्योरेशन कहां होता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होगा, रिमेनिंग सबका मैच्योरेशन, ठीक है, आप बोलोगे बोन मैरो में ही होगा। इसीलिए बोन मैरो के साथ साथ थाइमस को भी हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंक्लूड किया है। थाइमस, थायराइड नहीं, थाइमस। तो दो बात क्लियर हो गई, प्राइमरी किसके बेस पर, और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में बोन मैरो आ गया आपका, और नंबर 2 थाइमस आ गई। अब सेकेंडरी, भाई सेकेंडरी तो रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी, जहां इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक मैंने बताया था, ठीक है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा पेयर्स पैचेस हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, सब लिम्फोइड टिश्यू है। इसके अलावा माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो पूरी इंटेस्टाइन के अंदर लगे हुए हैं, ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड, ऑल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहां तक एकदम क्लियर है, प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस मैंने क्लियर करा दिया था। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके यहां तक क्लियर था ना एकदम। पेयर्स पैचेस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझा देता हूं मैं, ये 11th का पार्ट है जो हम 11th में कराएंगे आपको अभी। ये मानो ह्यूमन है, ठीक है, ये इसका ईसोफेगस, ये इसका स्टमक, और इसकी पूरी गट। एक्चुअल में होता क्या है आप जानते हो ना, हमारी ये पूरी जो लेयर है यहां से फूड एब्जॉर्ब होता है, पैथोजन के भी एंटर करने की प्रोबेबिलिटी यहां से ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेचर ने क्या किया, आपके फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, सोल्जर्स के, ठीक है, चौकियां बना दी। ऐसे ही पूरी आपकी गट में ऐसे सोल्जर्स होते हैं, यानी लिम्फोइड टिश्यू, ऑल आर लिम्फोइड टिश्यू, ऑल आर लिम्फोइड टिश्यू जो आपके पूरे स्ट्रैक के अंदर होते हैं। यहां जो फेरिंग्स वाले रीजन में होते हैं इनको नाम दिया टॉन्सिल्स, रिमेनिंग सबको नाम दिया हमने माल्ट, ठीक है। और जो इलियम के अंदर स्पेशली होते हैं उनको हमने नाम दिया पेयर्स पैचेस। ऑल आर लिम्फोइड टिश्यू जो आपकी गट की म्यूकोसा में मिलते हैं, यहां पर WBC का अमाउंट ज्यादा होता है, जो पैथोजन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये आपके समझो कि कंट्री का बॉर्डर है, यहां से पैथोजन के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इस बॉर्डर पर हमने लिम्फोइड टिश्यू अरेंज कर दिए हैं, जिनके अंदर हमारे सोल्जर्स मींस WBC भरे हुए हैं बेटा, ठीक है, और जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के पैथोजन के इन्फेक्शन से, ठीक है। तो बस समझो कि यही म्यूकोसा में मिलने वाले कुछ लिम्फोइड टिश्यू या माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सारे माल्ट हैं, ऑल आर माल्ट। इन सबको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, MALT, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, सबको हम माल्ट बोलेंगे, ठीक है। बट यहां पर इन माल्ट को हम स्पेसिफिक नाम क्या दिया, टॉन्सिल्स। यहां हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट होता है उसमें नाम क्या दिया हमने, पेयर्स पैचेस।
ये सब 11th का पार्ट है। तो पियर्स पैचेस हुए, टॉन्सिल्स हुए, ऑल आर मार्क्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक नेम दे दिया हमने, ठीक है। यही लार्ज इंटेस्टाइन में एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी मिल जाती है, ठीक है, वो भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो चलो ये क्लियर है। 11th का टेंशन मत लो, 11th का हम कराएंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छे से करा देंगे, ठीक है। जिनको अभी पढ़ना है वो उम्मीद सीरीज देख सकते हैं, उम्मीद सीरीज में भी हमने सफिशिएंट करा दिया, पर बहुत कम बच्चे हैं जो मैनेज कर पाएंगे दोनों चीजों को, ठीक है। पर ठीक है, पहले 12th खत्म करो बहुत तगड़ी तरीके से, और इस बार नीट का एग्जाम टाइम से होगा, ठीक है। अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना, ठीक है। और टाइम हमारे पास 6 to 7 मंथ का है, जिसमें आपको बोर्ड भी देना है और आपको नीट भी देना है। कमर कस के लग जाओ एकदम बुरी तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा टारगेट है कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही भाई। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर, तेजी से बढ़ रहा है, और मैंने बताया मेन कारण क्या है इसका, आपका इम्यून सिस्टम का सप्रेस होना। भाई गुटखा तंबाकू ये तो कारण है ही, बट ये उन लोगों को भी हो रहा है जो ये चीजें नहीं यूज करते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। क्यों, समझ रहे हो ना मेरी बात? आप जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हो उसमें आप ढेर सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू मिल रहे हैं आपको, ठीक है, आपको फूड के थ्रू मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, या वायरल इन्फेक्शन भी इनको इंड्यूस करते हैं। तो ये सब आपकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं मैं डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। ये क्यों एक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि बेटा आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो उनको सप्रेस करके रखता है वो वीक हो रहा है, ठीक है। वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जंक फूड पर डिपेंड हो रहे हो, ठीक है। आप उन चीजों को खा रहे हो जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी भाई एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और रेडिएशन से तो बच नहीं सकते, पर कम से कम डाइट पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर उस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पूरा डिसीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि लाइफ स्टाइल किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, इन सबको बचाने के लिए, कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कब सोते हो, कब जागते हो, ठीक है, आप किस समय, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हो, कब आप लंच करते हो, कब आप डिनर करते हो, उसमें क्या लेते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें, एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, ये सब चीजें मिलकर के आपके इम्यून सिस्टम को जनरेट करती हैं, और इम्यून सिस्टम अगर आपका एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है तो कैंसर सप्रेस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पर एंटी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और कॉर्टिसोल जैसे जो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस के टाइम पर निकलते हैं, ठीक है, इनके निकलने से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लाइक कैंसर। तो एक ये भी बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो आज के दिन में बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, आपका स्ट्रेस। इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है, एकदम समझ रहे हो, चिल होके रहो एकदम, समझ रहे हो ना मेरी बात। और लाइफ एक है भाई, बार बार लाइफ नहीं मिल रही है, एक लाइफ है, इसको अच्छे से जियो। अच्छे से जीने का मतलब मस्ती नहीं, अच्छे से तब जी पाओगे जब अच्छे से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। जब सिलेक्शन ले लोगे, आप प्रूफ कर दोगे, ठीक है, आप बेहतर तरीके से आप वर्क कर पाओगे, आगे अर्निंग के सोर्स आपके पास होंगे, आप बेहतर लाइफ जी पाओगे, तो तभी पॉसिबल है। तो इतना क्लियर हो गया आज का टारगेट क्या है हमारा, कैंसर। आगे बढ़ते हैं, बेसिक एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है मैं लिख देता हूं, कि आज की डेट में अगर कैंसर की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस प्रॉब्लम है, हाईली लीथल प्रॉब्लम है, वो कैंसर है, ठीक है। भाई कोरोना छोड़ दो, कोरोना तो अचानक से एक आया, पर नॉर्मल अब तक जो हम परेशान है, क्योंकि अभी WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कैंसर बहुत तेजी से इंडियंस में बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां मिलावट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब चाहे मिल्क ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है। भाई यहां पर ऐसे ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब आपके फूड में मिक्स किए जा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के कैंसर को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बहुत एक कारण है, बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके आगे, ठीक है। हमारी लाइफस्टाइल, हम जो PVC वाले जो आप समझ रहे हो ना, हम चीजें यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक होते हैं और कैंसर इंड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, dreaded डिसीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड इज मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर ग्लोब, ठीक है। मोर देन, ये बस थोड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, more than 1 million Indians suffer from cancer and large number of them die from it annually.
ये एक थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन है, कभी कभी रिपीट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैंसर और भाई कैंसर सेल और एक नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है भाई, तभी तो आप समझ पाओगे। मैं कैंसर के केस में बात करूंगा कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, तो पता तो भाई हमारी सेल नॉर्मल ग्रोथ कैसे करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को कैंसर सेल फॉलो नहीं करती, तो पता तो हो कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है, ठीक है। इनवेजिवनेस को कैंसर सेल करती है, हमारी नॉर्मल सेल नहीं करती, तो पता तो इनवेजिवनेस है क्या भाई। टीलोमरेज एक्टिविटी कैंसर के केस में हाई होती है, नॉर्मल केस में सप्रेस होती है, तो पता तो टीलोमरेज होता क्या है, करता क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल की डिवीजन कितने बार हो सकती है, ठीक है, यानी उसकी कह सकते हो कि एज कितनी होती है, कितने बार सेल डिवाइड कर सकती है, देन उसके बाद वो एपोप्टोसिस खत्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही कैंसर सेल इमोर्टल होती है, क्यों होती है इमोर्टल, तो यही सारे ढेर सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं इससे क्लैरिफाई करूंगा कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम कैंसर पर आएंगे, ठीक है, कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मेटाजेनेसिस, मेटास्टैसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कंफ्यूजिंग वाली हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं, देखो यहां हम बात करेंगे नॉर्मल सेल, और यहां हम बात करेंगे कैंसर सेल। ये समझने का टॉपिक है बेटा, अच्छे से समझना, काफी पॉइंट्स इस पर से अच्छे से बन जाते हैं। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहां पर होता है, जबकि कैंसर सेल के केस में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, एब्सेंट होता है। समझाऊंगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है आपको इसके केस में, अगर मैं बात करता हूं इनवेजिवनेस, इनवेजिवनेस अगर यहां देते हैं कैंसर सेल के केस में, नॉर्मल सेल के केस में एब्सेंट होगी। समझाता हूं उसको भी, यहां प्रेजेंट होगी, पर होता क्या है अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये मानो एक कल्चर प्लेट है जहां आप नॉर्मल सेल या कैंसर सेल को ग्रो करोगे, इसके अंदर अगर आप किसी मीडियम को डालोगे, इस मीडियम में आप नॉर्मल सेल को जब रखोगे, समझना, तो नॉर्मल सेल ऑटोमेटिकली, देखो यहां है, ये कुछ नॉर्मल सेल रखे आपने, ये नॉर्मल सेल है, इनको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, फिर डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे ना, ये गैप है, तो गैप करने पर डिवीजन फिल करना, ये गैप को फिल करना स्टार्ट कर दिया, गैप को फिल करना स्टार्ट कर दिया। पर एक सेल जब दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी ना, जब एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी, मान लो, ठीक है, थोड़ा इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये नॉर्मल सेल थे, अब इनके ग्रोथ से क्या हो रहा है, ये नए सेल बन रहे हैं, न्यू सेल, मैं दिखाता हूं अलग कलर से, पर न्यू सेल बहुत ओवर ग्रोथ नहीं करेंगे, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देंगे, इनकी जो डिवीजन होगी रुक जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्योंकि नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट करते ही इनकी ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में देखा होगा ना आपने कभी, जैसे आपका मानो कहीं ईयर है, ठीक है, चोट लगी, उतना पार्ट हट गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो ग्रोथ उतना ही होगा जितना उसका जो पार्ट डैमेज हुआ है, यानी एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ रोक देती है, तभी तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है। अगर बॉडी का एक पार्ट टूट गया, हट गया यहां से, ठीक है, तो वो सेल ग्रोथ करके उतना ही पार्ट बनाएंगे, ओवर ग्रोथ नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उतना, जैसे कॉमन सी बात है, अगर फिंगर आपकी यहां से डैमेज हुई, तो डैमेज होकर के नए टिश्यू बनेंगे, तो उसी को फिलिंग करने का काम करेंगे, ओवर ग्रोथ नहीं करेंगे। यानी ये सेल जब दूसरी नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, इनकी डिवीजन रुक जाएगी, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये जो सेल होते हैं बेटा, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इन्वेजिवनेस को फॉलो नहीं करते। अब इन्वेजिवनेस क्या होती है समझो, ये कैंसर सेल के केस में देखने को मिलेगी। अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं, ठीक है,
चलो ठीक है, नॉर्मल सेल हम व्हाइट कलर से दिखा देते हैं। अब कैंसर सेल को हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। मानो ये कैंसर सेल है, ठीक है, ये ग्रोथ करेगी, ये करेगी 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 और रुकेगी नहीं, ये इनवेजिवनेस और सेल के ऊपर एंटर करती जाएगी, एंटर करती जाएगी, दूसरी सेल के अंदर भी एंटर कर जाएगी, ये एंटर कर गई, उसकी ग्रोथ के अंदर भी एंटर कर गई, इनवेजिवनेस, इसी को बोलते हैं इनवेजिवनेस। एक सेल दूसरी सेल के अंदर क्या हो रही है, इनवेजिवनेस, एंटर कर रही है, इनवेजिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये कैंसर सेल है, ग्रीन कलर से दिखाया हमने इनको। ये नॉर्मल सेल है, यहां व्हाइट कलर से दिखाया नॉर्मल सेल को। यानी ये समझ में आया कि एक्चुअल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है। क्लियर, बिल्कुल। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है तो वहां ग्रोथ होगी, देखा होगा, वो उतनी ग्रोथ होती है जो कि समझ रहे हो उसके शेप को मेंटेन करे, क्योंकि ये सेल जब नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आएगी तो उसकी डिवीजन रुक जाएगी, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आते ही उसकी सेल डिवीजन रुक जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनवेजिवनेस यानी ये एक दूसरे में इन्वेजिव नहीं होते, एंटर नहीं कर जाते, ओवर ग्रोथ नहीं करते, या इन्वेजिवनेस है, ये एक दूसरे के अंदर ही इन्वेजिव हो गए, ठीक है, एंटर कर गए, ओवर ग्रोथ कर ली। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? एनी डाउट? अच्छा, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, खैर देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं एब्सेंट, ऐसे लिखता हूं मींस प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे लिखता हूं मतलब बिटवीन, विद, विदाउट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि मेडिकल में बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि मेडिकल में फास्ट लिखना होता है बच्चे को, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज है, समझो, ठीक है। मैं कुछ ही टर्म यूज करता हूं, उसके बहुत ज्यादा नहीं। प्रेजेंट, एब्सेंट, बिटवीन, विद एंड विदाउट तो मैं यूज नहीं करता अभी, पर ये 2-3 टर्म तो मैं यूज करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये अभी यूज नहीं किए। पर पता होना चाहिए कि सी के ऊपर और सी के नीचे विदाउट, विद, ठीक है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। ओके 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 ओके, तो 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए कि इन्वेजिवनेस क्या होती है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। अब और प्रॉपर्टी की बात करता हूं, जैसे हम बात करते हैं मोर्टेलिटी, भाई हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं उनकी एक लाइफ है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल जो अपनी नॉर्मल बॉडी की सेल है वो लगभग 50 जनरेशन तक कंटिन्यू डिवाइड करती है, 50, भाई एक के बाद फिर जनरेशन, सेकंड जनरेशन, पर मैक्सिमम 50 जनरेशन, देन उसके बाद क्या होता है, वो खुद सुसाइड करती है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, सेल अपने को बहुत खूबसूरत तरीके से खत्म करती है, मतलब पूरी मैकेनिज्म ही है उसकी, बेहतरीन मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो वो 15 जनरेशन पर कैंसर यानी हमारी सेल कैसे होगी, भाई समझ रहे हो, मोर्टल हो गई। मोर्टल का मतलब है उसकी एक उम्र है 1 से 2, 2 से, ऐसी जनरेशंस हैं, 50 जनरेशन के बाद वो एपोप्टोसिस करके खत्म हो जाती है। पर अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं ना, वो अमर है, इमोर्टल है, ठीक है। तो आखिर क्या उसको वरदान मिल गया जिसकी वजह से वो इमोर्टल हो गई, और हमारी सेल में ऐसा क्या होता है जो 15 जनरेशन के बाद उनके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है, क्या डिफरेंस है, अब समझना मेरी बात। तो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, मोर्टेलिटी के हिसाब से बोलेंगे। कॉन्टेक्ट, नॉर्मल सेल की बात करते हैं, नॉर्मल सेल कैसे होते हैं, ठीक है भाई, इनके अंदर मोर्टेलिटी प्रेजेंट होती है, वो इमोर्टल होते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब एक तरीके से समझ रहे हो, डेथ, प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित, ठीक है, देखने को मिलेगी। जबकि अगर मैं यहां बात करता हूं कैंसर सेल के केस के अंदर, ठीक है, ये इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल, अमर होते हैं बेटा, ये कभी मरते नहीं हैं, ठीक है। तो आखिर इनके पास कौन सा प्रभु ने इनको, समझ रहे हो ना मेरी बात, अमरता का वरदान दे दिया जिसकी वजह से इमोर्टल हो गए, और इनके पास ऐसा, ठीक है,
क्या है जिसकी वजह से इनमें मोटिलिटी देखने को मिलती है, खत्म हो जाते हैं। तो उसको समझाता हूं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी। दोनों पॉइंट को एक साथ मैं नेक्स्ट उस पर करूंगा। इसके लिए एक एंजाइम होता है यहां पर टीलोमरेज एंजाइम, इनएक्टिव होता है। इसी वजह से ये मोर्टल होते हैं। और यहां पर एक्टिव होगा, इसी वजह से ये इमोर्टल होते हैं। तो करता क्या है ये टीलोमरेज एंजाइम? अब देखो क्या करता है। मान लो, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल है, तो हर सेल के अंदर क्या होते हैं? हर सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो एक क्रोमोसोम दिखा देते हैं हम आपको, ये क्रोमोसोम है। और इन क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर होते हैं कुछ सीक्वेंस, टीलोमर सीक्वेंस। ये समझो टीलोमर सीक्वेंस है, नाम ही छुपा टीलोमर सीक्वेंस, जो टीले पर टर्मिनल एंड पर लगे हुए हैं। टीलोमर सीक्वेंस, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। अब इन टीलोमर सीक्वेंस को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। यहां पर टीलोमरेज में होता है एक्टिविटी क्या होती है? इनएक्टिव होता है। यहां पर टीलोमरेज क्या होगा? इनएक्टिव। इससे क्या होगा समझना, ये सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगी, डिवाइड, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो अप टू 50 जनरेशन, 50 जनरेशन। देन आफ्टर 50 जनरेशन क्या होगा? आफ्टर 50 जनरेशन इन सेल्स के अंदर, आफ्टर 50 जनरेशन इन सेल्स के अंदर की कंडीशन देखो क्या होने वाली है। आफ्टर 50 जनरेशन इनके अंदर टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो टीलोमर सीक्वेंस यहां पर टीलोमर सीक्वेंस है, यहां पर इनएक्टिव टीलोमरेज, टीलोमरेज इनएक्टिव होता है, ठीक है। जिसकी वजह से टीलोमर सीक्वेंस कंटिन्यू क्या होते जाते हैं? रिड्यूस होते जाते हैं। हर डिवीजन पर टीलोमर सीक्वेंस कम हो जाएगा, हर डिवीजन पर टीलोमर सीक्वेंस कम होता जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे ही 50 जनरेशन जब डिवीजन हो जाएंगे, जनरेशन हो जाएंगे सेल के, तो टीलोमर सीक्वेंस गायब, और टीलोमर सीक्वेंस गायब होते ही सेल एपोप्टोसिस, ठीक है। तो यहां पर इसकी कंडीशन आते क्या होगा? एपोप्टोसिस, इसी को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बस में सेल क्या करती है? अपने अंदर सुसाइड बैक के नंबर को बढ़ाती है, और सुसाइड बैक अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनिल्स को धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं। सेल अपने को खत्म करती है कैसे, ठीक है। और धीरे धीरे ये समझ रहे, अपने को ही खाना चालू कर देती है और सेल धीरे धीरे गायब हो जाती है। मतलब बेहतर तरीका, यानी सेल गंदगी ही नहीं छोड़ती। सेल इस तरीके से उसकी डेथ होती है। एक तो नॉर्मल सेल की डेथ हो गई तो उसका सेप्टिक बन सकता है। एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसके अंदर मतलब जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल सेल अगर डेथ होगी तो वही पस पड़ेगा, पस पड़ेगा तो सेप्टिक हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है तो डेंजरस कंडीशन, ठीक है। पर ये बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म होती है एपोप्टोसिस, ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ कब? जब 50 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाएंगे। यहाँ टीलोमर सीक्वेंस है नहीं, ठीक है। यहां पर क्या है? टीलोमर सीक्वेंस एब्सेंट है।
तो यहां टीलोमर सीक्वेंस धीरे धीरे प्रेजेंट है, वो क्या होते जा रहे हैं, सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन, लगभग 15 जनरेशन के बाद ये एब्सेंट हो जाएंगे। उनके एब्सेंट होते ही, एपोप्टोसिस होते ही प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल सेल फॉलो करती है। पर अब कैंसर सेल की अगर मैं बात करता हूं तो कैंसर सेल में क्या होगा भाई, कैंसर सेल भी देख लेते हैं क्या करती है। अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं तो कैंसर सेल में क्या होगा, इमोर्टल है। इमोर्टल क्यों बोला हमने इमोर्टल, मान लो यहां पर भी 50 जनरेशन हम करा देते हैं सेल डिवीजन, इक्वल टू या मोर देन 50 जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तब भी कंडीशन अगर देखोगे इंटरनल, टीलोमर सीक्वेंस मेंटेन है, रिड्यूस ही नहीं हो रहे। इसीलिए बेटा, ठीक है, ये इमोर्टल होते हैं। सेल डिवीजन, मैं बैक इन्फिनिटी, कंटिन्यू, इन्फिनिटी। यानी अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं तो कैंसर सेल के अंदर जो टीलोमर सीक्वेंस होते हैं बेटा, इनको रिड्यूस होना चाहिए हर स्टेप पर, हर स्टेप पर यहां इन्फिनिटी, अनंत तक अगर सेल डिवीजन कंटिन्यू रही बेटा, तब भी टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस नहीं हो रहे। और टीलोमर सीक्वेंस अगर रिड्यूस ही नहीं होंगे तो भाई एपोप्टोसिस नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी यानी प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी बेटा, तो सेल अमर हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमोर्टल। इसलिए कैंसर सेल इमोर्टल होती हैं, क्योंकि मेन बस बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यहां पर टीलोमरेज एक्टिविटी, ठीक है, होती है। टीलोमरेज एंजाइम जो है यहां पर एक्टिव होता है, पहले लिखा दिया मैंने। और यहां पर टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव टीलोमरेज। तो इनएक्टिव टीलोमरेज की वजह से ये मेंटेन नहीं होते, और जब पूरा खत्म हो जाएगा एपोप्टोसिस से सेल की डेथ हो जाएगी। या टीलोमरेज इनको मेंटेन करके रखता है, इसीलिए ये सेल इमोर्टल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस इंड्यूस ही नहीं हो पाती, चल ही नहीं पाती। ठीक है, इसलिए अमर हो जाते हैं ये। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये स्कूल वाले, स्कूल घूमते रहेगा, स्कूल ही स्कूल। बेटा समझ में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है बेटा? हाँ बेटा, 15 जनरेशन होती है हमारी। नॉर्मल डिप्लॉयड सेल होते हैं, नॉर्मल हेल्दी डिप्लॉयड सेल, ये 50 जनरेशन यानी 50 बार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक से दो बनेंगे, फिर दो से अगेन बनेंगे, अगेन अगेन अगेन, डिवीजन की 15 टाइम तक हो सकती है। अनकंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। ठीक है भाई, नॉर्मल सेल में क्या होती है, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर सेल में क्या होती है, अनकंट्रोल। यहां पर क्या होगा, कंट्रोल सेल डिवीजन। जबकि अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं तो अनकंट्रोल। इसीलिए ये डिफरेंस होता है कंट्रोल सेल डिवीजन और अनकंट्रोल सेल डिवीजन में। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कंट्रोल और अनकंट्रोल में, समझ में आया होगा। कंट्रोल क्यों है, अनकंट्रोल क्यों है, प्रॉपर्टीज क्या है। भाई नॉर्मल जो सेल होती है वो कौन, तभी तो आप देखोगा भाई हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई पार्ट हट भी जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंटल केस में खत्म भी हो जाता, तो उतना ही पार्ट बनेगा। ऐसा तो नहीं प्लांट की तरह ओवर ग्रोथ हो रही है, समझ, जैसे माना हाथ का पार्ट हटा तो यहाँ पे एकदम ओवर ग्रोथ हो गई। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन्वेजिवनेस, समझना मेरी बात, यहां पर नहीं होती, यहां पर इन्वेजिवनेस होती है।
ये बेटा अगर हमारे नॉर्मल सेल भाई इनमें मोटिलिटी होती है, ये इमोर्टल होते हैं, क्योंकि यहां पर अगर टीलोमरेज की बात करते हैं इनएक्टिव होता है, पर यहां एक्टिव होता है। कैसे काम करता है टीलोमरेज? ऐसे करता है भाई, ये नॉर्मल सेल है, इस पर टीलोमर सीक्वेंस है। अब अगर ये सीक्वेंस मेंटेन रहेंगे तो रहने वाला एंजाइम कौन था? टीलोमरेज। पर यहां तो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होगा तो सीक्वेंस हर स्टेप पर रिड्यूस होंगे। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे समझो, इन सेल के अंदर क्रोमोसोम में 50 मोती लगे हुए हैं, हर क्रोमोसोम के एंड में हर डिवीजन के बाद एक मोती कम हो जाता है, हर डिवीजन के बाद एक मोती कम हो जाता है, समझो, ठीक है। तो धीरे धीरे सीक्वेंस कम हो जाता है और जिस दिन 50 जो लगे हुए हैं सीक्वेंस वो खत्म हो जाएंगे तो सेल ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगी किसके अंदर? आप बोलोगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ और खत्म। पर कैंसर सेल में क्या था भाई? कैंसर सेल में सीक्वेंस कम ही नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव है, जो कम होते हैं उसको फिर मेंटेन कर देता है, कम होते हैं फिर उसको मेंटेन कर देता है। यानी ये कमी नहीं होंगे, हर समय मेंटेन किया जाएगा उसको, तो सेल तो इमोर्टल हो गई ना, अमर हो गई बेटा, ठीक है। तो बस यही कारण है इसकी इमोर्टलिटी का। ये इमोर्टल क्यों होती है, अमर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ टीलोमर एंजाइम एक्टिव होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है पुराना, ठीक है। नीट या एआईपीएमटी जो भी था पहले, तो टीलोमरेज के ऊपर आया वो क्वेश्चन है, नीट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा टीलोमरेज कैसे काम करता है, यानी नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है। जो कुछ पॉइंट बताएं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर। वाई इनएक्टिव? भाई इनएक्टिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो ना भाई? नेचर ने इस बॉडी को बनाया है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, देन उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होना है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल होते हैं वहां टीलोमरेज एक्टिविटी सप्रेस रहती है, पर कैंसर सेल के केस में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। वही तो मैं समझाने वाला हूं कि क्यों एक्टिवेट होते हैं, क्या चीज है, उनके जीन को हम बोलते क्या है, ट्यूमर प्रोटोऑन्कोजीन क्या होते हैं, ऑन्कोजीन क्या होते हैं, वही सारी बातें आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इमोर्टल अरे फिर कैसी बातें करते हो तुम? कौन है? स्नेहा ठीक है, शेखावत बेटा, स्नेहा शेखावत बेटा, अभी मैंने बताया, ठीक है, कि अगर टीलोमरेज एंजाइम होगा तो इनको कमी नहीं होने देगा। अगर ये कम नहीं होंगे तो एपोप्टोसिस तभी तो होगी जब टीलोमर सीक्वेंस पूरे खत्म हो जाएंगे, पर खत्म ही नहीं होंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां टीलोमरेज उनको मेंटेन करके रखेगा। ये कैंसर सेल चाहती है, वो इमोर्टल होना चाहती है, तो उसके लिए सारे मैकेनिज्म है, ठीक है। वो कैंसर सेल में वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो टीलोमरेज एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। तो टीलोमरेज एंजाइम बनने का मतलब है एक्टिवेशन, ठीक है। तभी तो कहते हैं वो उसके जीन को, टीलोमर जीन को बनाने वाले जीन को हम प्रोटोऑन्कोजीन बोल सकते हैं। अगर वो उसमें म्यूटेशन हो जाए या वो एक्टिवेट हो जाए तो उसको हम ऑन्कोजीन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ऑन्कोजेनिक मॉडिफिकेशन हो गया उसका। ऑन्को का मतलब है ट्यूमर कॉजिंग में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। तो बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो वो सोए पड़े हैं तो सोए पड़े रहें, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में रहें, ठीक है, पर अगर वो एक्टिव हो गए, ठीक है, तो वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जीन को हम प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है, जिनका ऑन्कोजेनिक मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी म्यूटेशन की वजह से भी, ठीक है। तो ये भी एक कैंसर का एक कारण है। इमोर्टल होने से क्या होता है? ओके, क्लियर। बिल्कुल। अब ये बच्चे अच्छे हैं जो एक एक दिन काउंट कर रहे हैं, सर 230 डेज बचे हैं नीट में। बिल्कुल, आप अपना पूरी प्लानिंग करो, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम को डिसाइड करो, यार इतने टाइम में हमें नीट भी देना है और बोर्ड भी देना है, ठीक है। अब कोरोना आगे नहीं आएगा, कोरोना जो भी होना है हो गया, कोरोना खेल खत्म, ठीक है। बस इम्यूनिटी मेंटेन रखनी है हमें, और इम्यूनिटी मेंटेन रखनी है तो हम आगे एग्जाम दे पाएंगे और सब कुछ प्रॉपरली हो पाएगा, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर। अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से नॉर्मल सेल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। सर कैंसर किस टाइप के सेल्स में कैंसर होता है, ये बताऊंगा बेटा मैं, किस टाइप के सेल में कैंसर होता है। जैसे आगे आगे टॉपिक हो गया। ओके टीलोमरेज एंजाइम नहीं होता, उसके जीन होते हैं, ठीक है। जब वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, तब इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऐसे जीन को हम प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। अब देखो, जैसे मानो ये नॉर्मल सेल है, मतलब एक सेल, अगर मैं एक सेल की बात करता हूं, डिवीजन करती कैसे है,
और कैसे उसका कन्वर्जन होता है कैंसर सेल के अंदर, समझने की कोशिश करना। मान लो ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये मान लो सेल सिग्नलिंग हो रही है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो यहां आ रहे हैं और इस सेल से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सेल सिग्नलिंग का मतलब है भाई कोई सिग्नलिंग सब्सटेंस है जो आते हैं और सेल को इंड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं इनको, सेल के साइज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये सेल है, अब इसके पार्टिकल के बाइंड करते ही इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नॉर्मल केस में सेल ऐसे ही ग्रोथ करती है, इससे और आप जानते हो इतना तो सेल डिवीजन पढ़ ही चुके हो, सेल और सेल डिवीजन से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सेल कब डिवाइड करती है, जब उसका साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है और न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिफरेंस आना चालू हो जाता है। न्यूक्लियस का रेशियो तो कांस्टेंट है बट साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है, जब एक लिमिट से आउट होता है तुरंत ही न्यूक्लियस से मिलने वाले डीएनए कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिनको हम साइक्लिन बोलते हैं, जो सेल साइकिल को इंड्यूस करके सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा, ये सेल सिग्नलिंग कंपोनेंट है, सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड करते ही सेल की ग्रोथ स्टार्ट, सेल साइज इंक्रीज, और सेल साइज इंक्रीज होते ही क्या होने वाला है, सेल डिवाइड करने वाली है। ये सेल डिवाइड करने वाली है और दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, डॉटर सेल, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। चलो एक बात समझ में आ गई भाई, सेल इस तरीके से डिवाइड करती है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, इस सेल के डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब है जो सेल के साइज को बढ़ाएंगे, सेल के ग्रोथ को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। कैसे, तो ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर या डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले फैक्टर, आप समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप के ऐसे फैक्टर जो कहीं ना कहीं उसके एनाबॉलिक या उसके साइज को बढ़ने के लिए या उसके सेल के डिवीजन को, उसकी ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस टाइप के फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं सेल डिवीजन की बात करता हूं तो इस सेल डिवीजन के लिए दो टाइप के स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। समझने की कोशिश करना, बहुत धीरे धीरे एक ही चीज समझाते हुए चल रहा हूं। एक तरफ देख लेते हैं हम पॉजिटिव, इधर लिखते हैं नेगेटिव, ये इंडिकेट करेगा रोकने वाला। सेल की डिवीजन तभी पॉसिबल है, यहां से नहीं, यहां ये रिलीज करेंगे, रिलीज, ये कह सकते हो। सेल ग्रोथ फैक्टर्स, या ऐसे भी कह सकते हो सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स, या ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, सेल ग्रोथ फैक्टर, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, ठीक है, या कंट्रोल मेटाबॉलिज्म बाय डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कुछ एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी कुछ फैक्टर्स मैंने एग्जांपल दिए, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। भाई सिग्नलिंग वाले फैक्टर वो डिवीजन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं। जब ये एक्टिवेट होंगे, पॉजिटिव का मतलब है यानी एक्टिवेट होंगे, तब जाकर के सेल डिवाइड करेगी। पर कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो सेल डिवीजन को इनएक्टिव होकर के कंट्रोल कर पाते हैं, समझना मेरी बात, जैसे मतलब जो रोकने का काम कर, सेल की साइकिल को रोकने का काम करते हैं, तब सेल परफेक्टली डिवाइड करती है, समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन।
ट्यूमर सप्रेसर जीन। भाई कहीं ऐसा ना हो ये इन्फेक्टर हाइपर हो जाए तो सेल अनकंट्रोल हो जाए, तो ये तो फिर सेल को क्या कराएंगे, ठीक है, डिवीजन कराएंगे। पर डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन भी होते हैं, या इनको ऐसे भी बोल सकते हो ट्यूमर सप्रेसर जीन को, ठीक है। अब एक टर्म और यूज कर सकते हो, यानी ऐसे जीन जिनको हम सेल साइकिल चेक पॉइंट बोलते हैं, अगर सेल डिवीजन पढ़ा हो आपने तो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो। सेल साइकिल चेक पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट जो मतलब सेल को चेक करते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, समझ रहे मेरी बात। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, समझ में उससे अच्छे से आएगा। जीवन चेक पॉइंट, और जीवन चेक पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है P53 जीन या प्रोटीन। समझाता हूं इसको भी मैं, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो समझाना ही पड़ेगा तभी समझ पाओगे। मानो एक सेल साइकिल है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं अभी तो मैं। मानो उसका जीवन फेज है, G1 फेज, आगे क्या फेज आएगा, एस फेज आएगा, ठीक है भाई। जीवन फेज में जो भी भाई, जीवन फेज में सेल प्रिपेयर होती है एस फेज में एंटर करने के लिए, ठीक है। इसको ग्रोथ फेज फर्स्ट भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज। और एस फेज में आप जानते हो भाई डीएनए क्या काम करता है, डिवाइड होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है सेल डायरेक्टली एस फेज में एंटर कर जाएगी ना, सेल जब जीवन फेज कंप्लीट होती है एस फेज में एंटर करती है, तो यहां पर आता है जीवन चेक पॉइंट P53 प्रोटीन जो बनता है किसी जीन से, जीन, ठीक है। ये चेक करता है, इसको जीवन चेक पॉइंट भी बोल सकते हो। ऐसी हर फेज में चेक पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये करता क्या है, मान लो सेल में कुछ कमियां रह गई, अगर एस फेज में सेल एंटर कर गई तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है, तो सेल क्या करती है, इस ये जीन एक्टिवेट होता है, और ये जीन क्या काम कर देगा, ये इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस, सेल को एस फेज में जाने से रोकेगा, ठीक है। ये इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट, ठीक है। तो समझना मेरी बात, ये बहुत बेहतरीन प्रोटीन है। और कैसे करता है ये थोड़ा सा वो, अगर सेल साइकिल पढ़ रखा है आपने आप तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मान लो हर सेल की डिवीजन के अंदर एक तो होते हैं सी डी के मॉलिक्यूल, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। ये तो सेल में हर समय रहते हैं, पर हर फेस की साइक्लिन्स बनती हैं और खत्म होती हैं, और इनसे बाइंडिंग होती है किसकी, ये एक पर्टिकुलर साइक्लिन है, ये मान लो उसकी बाइंडिंग हो गई, इसको हम जीवन साइक्लिन बोलते हैं, जीवन साइक्लिन। मान लो भाई जीवन साइक्लिन बनेंगे, सीडी के मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, तब जाकर के ये जीवन फेज कंटिन्यू होगी, ठीक है। और जब सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करेगी तो जीवन साइक्लिन का क्या होगा, डी जनरेशन, जब ये खत्म हो जाएंगे तब जाकर के G2 साइक्लिन बनेंगे, सॉरी एस साइक्लिन बनेंगे, जो एस फेज को कंटिन्यू करेंगे। फिर एस साइक्लिन खत्म हो जाएंगे तब जाकर के G2 साइक्लिन बनेंगे, तब G2 फेज होगी। यानी हर फेज के साइक्लिन बनते हैं, उससे पुरानी फेज के साइक्लिन का डी जनरेशन हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है, तभी सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं यहां पर, ये P53 प्रोटीन, ये P53 प्रोटीन आते हैं, इनको अलग नहीं होने देते, इनको अलग नहीं होने देते, इनसे बाइंड कर जाते हैं। ये कौन बाइंड करके, P53। जब P53 की बाइंडिंग इनसे हो जाएगी तो जब अलग ही नहीं हो पाएंगे तो डीजनरेशन नहीं होगा, डीजनरेशन नहीं होगा तो सेल क्या कर जाएगी,
ऑटोमेटिकली एपोप्टोसिस में एंटर कर जाएगी। बस सिंपल सी बात है कि G1 फेज से एस फेज में सेल तभी एंटर करेगी जब चेक पॉइंट प्रोटीन, ठीक है भाई, चेक पॉइंट देख लेगा सब कुछ ओके है तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएगी। सब कुछ ओके नहीं है यानी म्यूटेशन या कह सकते हो अनकंट्रोल ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई कमी रह गई, ठीक है, तो सेल क्या करेगी, इस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, चेक पॉइंट है ये प्रोटीन, ठीक है, CDK और G1 साइक्लिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे बाइंड कर जाएगी, बाइंड करके वो अलग नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेल क्या कर जाएगी, डीजनरेट, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम सेल डेथ तब नहीं हो सकती दोनों अलग होते तो G1 साइक्लिन का डीजनरेशन होता तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाती। पर ये P53 ऐसा नहीं करने देगी, क्यों, क्योंकि बचाती है सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ होने से। तो P53 जीन बहुत इंपॉर्टेंट जीन हुआ, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसका होना बहुत जरूरी है। ये चाहता है कि ट्यूमर ना हो जाए, इससे अच्छा सेल की एपोप्टोसिस होकर खत्म हो जाए। तो ऐसे जीन तो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे जीन तो आपकी बॉडी को, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ से बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ऐसे ही रेटिनोब्लास्टोमा जीन भी होता है P50 की तरह, ठीक है, ऐसे ही P21 जीन भी होते हैं, पर इतना हम नहीं जाना, बस एक एग्जांपल, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है, P53 पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक एग्जांपल तो मुझे बताना ही पड़ता है। सेल साइकिल में आप सारे एग्जांपल पढ़ चुके होते हो पहले से ही, ठीक है, पर P53 कॉमन एग्जांपल है जो हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि एक सेल जब तक ग्रोथ नहीं करती तब तक डिवीजन नहीं होता, और ग्रोथ के लिए सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं, वो इनके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो सेल में ग्रोथ होती है, सेल साइज बढ़ता है, तब सेल डिवीजन होती है, तब एक सेल से दो सेल बनते हैं। और इस डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स भी होते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म बाय डिफरेंट फैक्टर्स, वो भी इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव यानी रोकने का काम, ट्यूमर सप्रेसर जीन अनकंट्रोल डिवीजन को रोकने का भी काम करते हैं, जैसे सेल साइकिल चेक पॉइंट, जैसे G1 चेक पॉइंट, ठीक है, इसको हम P53 जीन, प्रोटीन या जीन भी बोल सकते हैं। कैसे काम करता है समझ में आ गया। यानी अगर मान लो इन सब के अंदर, इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो इन सब में ट्यूमर सप्रेसर और ग्रेथ जो सेल ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर्स या कह सकते हो ये जितने भी फैक्टर्स पॉजिटिव वाला काम कर रहे हैं इनके अंदर, ठीक है, इनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोल सकते हो, इनको हम टर्म यूज कर सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, इनके लिए टर्म यूज कर सकते हो प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब है, देखो ऑन्को टर्म लगाते हैं किसके लिए, कैंसर के लिए, यानी ऐसे जीन जो नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल जीन है, पर उनमें अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रोटोन को क्यों, क्योंकि सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं, सेल के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम करते हैं ये सारे जीन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जीन होते हैं सेल के डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, डिवीजन को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वो जीन है जो डिवीजन को रोक रहे हैं। अगर वो समझ रहे हो ना, म्यूटेशन या कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो ट्यूमर सप्रेसर और प्रोटोऑन्कोजीन मिलकर के, समझना मेरे, ट्यूमर सप्रेसर और प्रोटोऑन्कोजीन मिलकर के सेल की साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और सोचो इन कंट्रोलर के अंदर ही ये समझो सेल साइकिल के रेगुलेटिंग है, स्टीयरिंग है, ब्रेकर है, अगर ये ही टूट जाते हैं, इनमें म्यूटेशन हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनके अंदर म्यूटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो होता है कैंसर। तो इतना समझ में आया यार, सेल की ग्रोथ को, उसकी डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देखा होगा आपने जेसीबी होता है ना, उसमें पॉजिटिव, ठीक है, वाला पार्ट होता है, एक नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एक लीवर टाइप के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो उस दोनों मिलके काम करते हैं तब जाकर के एक प्रॉपर मूवमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉजिटिव, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, यानी कह सकते हो एक प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जब जो सेल की
डिवीजन को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करके प्रॉपर डिवीजन कराते हैं, ठीक है। कुछ चेक पॉइंट भी होते हैं जो कहीं सेल अनकंट्रोल ना हो जाए तो अनकंट्रोल डिवीजन को रोकने का भी काम करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले। इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं, लाइक सेल साइकिल चेक पॉइंट भी बोल सकते हो, जीवन चेक पॉइंट भी बोल सकते हो, P53 जीन प्रोटीन भी बोल सकते हो। ये सब क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्वेश्चन आया ट्यूमर सप्रेसर जीन का एग्जांपल, तो आएगा तो P53 पर ही आएगा, क्योंकि वही थोड़ा सा आपके लिए बेटर है, इसी पे क्वेश्चन। और कैसे काम करते हैं P53, बताया भाई। P53 जीवन चेक पॉइंट है, जब जीवन कंप्लीट हो जाती है सेल एस फेज में एंटर करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यहाँ सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, वो चेक पॉइंट चेक करता है, और अगर मिस्टेक हुई है तो वो चेक पॉइंट P53 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये P53 CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है, क्योंकि ये अलग हो गए तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएगी, ये इनको रोकेगी अलग होने से, बाइंड अप कर देगी, और बाइंड अप होते ही ऑटोमेटिकली एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि सेल चाहती है कि अगर मेरे अंदर म्यूटेशन हो गया और मैं अगर अनकंट्रोल ग्रोथ में कन्वर्ट हो गई तो कैंसर हो जाएगा, इससे अच्छा मैं खुद ही सुसाइड कर लूं, एपोप्टोसिस कर लूं। तो उसके लिए P53 हेल्प करता है। तो P53 एक तरीके से कह सकते हो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई कैंसर हो जाएगा, या जो ग्रोथ फैक्टर थे उनमें म्यूटेशन हो गई, वो हाइपर एक्टिवेट हो गए, ठीक है, ऐसा म्यूटेशन हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ कर देंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी इनका हाइपर एक्टिवेशन हो जाना, ऐसा म्यूटेशन कैंसर कॉज करेगा, और इन ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिव हो जाना, ठीक है, जो चेक पॉइंट है, तो कैंसर कॉज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया, कैंसर कैसे, मतलब कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है क्या। चलो एक चीज समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि एक्चुअल में समझने की कोशिश करना कि कैंसर होता, यहां से समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? ओके, नो नो, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके, नो डाउट, ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। P53 क्या पूछा उसने सर? P53, यस बेटा, P53 जीन का नाम है, ठीक है। जो प्रोटीन बनाता है जीन, उसको भी P53 बोलते हैं। P21 भी होता है, P53 भी होता है, ठीक है, RB भी होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। बहुत सारे जीन हैं जो ट्यूमर सप्रेसर का काम करते हैं, ठीक है। उसमें आपके सिलेबस में P53 है, इसी पे क्वेश्चन आता है जब भी आता है। ओके, नहीं बेटा, देखो कैंसर के लिए खाली इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैंसर के लिए म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर के लिए इम्यूनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लाइक स्मोकिंग सब्सटेंस, टोबैको, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर के लिए आप जो पीवीसी यूज करते हो, पीवीसी नहीं, ऐसे प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो आप, जो बाहर से लेते हो ना, वो बोतल पहले इतनी गंदी टाइप की प्लास्टिक यूज होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। वो ऐसे फ्रिज में तो लास्ट में रखे जाते हैं, आप समझ रहे हो ना भाई, कंपनीज में बनते हैं, फिर ट्रक्स में लोड होते हैं, सड़ी गर्मी पड़ रही है, भयंकर वाली गर्मी, उसमें वो पानी बोटल्स में है, वो बोटल्स का पीवीसी क्या आता है, वाटर में आ जाता है। ये तो जी न्यूज पे भी दिखा रखा है, इतना डेंजरस होता है इसको इनटेक करना, ठीक है। फिर वो लास्ट में जाकर के मेन, ठीक है, रिटेलर से, ठीक है, नॉर्मल शॉप पर आते हैं, ठीक है, वहां पर वो फ्रिज में रखे जाते हैं, तब आप ठंडा ठंडा पी जाते हो, पर तब तक तो उसमें इतना पीवीसी मिल चुका होता है, और पीवीसी हाईली कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा हूं, खाली पीवीसी, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप माइक्रोवेव में भी ऐसे बर्तन से यूज करते हो जो पीवीसी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो आप कहते हो कि हाँ माइक्रोवेव प्रोटेक्टिंग है, बट वो कहीं ना कहीं जब रेस पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड में मिक्स होता है, और फूड में मिक्स होगा तो वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होगा। तभी तो ये कैंसर पहले नहीं था जो इतनी तेजी से डोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम वो चीजें यूज कर रहे हैं जो हाईली कार्सिनोजेनिक है। हम क्या, इसके अलावा कंपनीज भी भाई, हम अगर डिब्बे बंद चीजों को कम से कम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनका यूटिलाइजेशन कम से कम करना स्टार्ट कर देंगे, तो कैंसर जैसी चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है। मिलावट कम से कम करना स्टार्ट करेंगे तो कैंसर जैसी चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है। वो दूध जैसी चीज के अंदर आप डेजर्ट, मतलब ऐसे ऐसे डेंजरस केमिकल्स मिला रहे हो, ठीक है, तो सोचो कैंसर तो होगा ही, बच्चों को कैंसर हो रहा है, इसीलिए कैंसर हो रहा है। एक टीवी पे ऐड भी आता है, जैम का ऐड दिखाते हैं, वो जैम है क्या है, बच्चा खाता है, ठीक है, जो भी सॉस जैम जो भी डिब्बे बंद वाली चीजें हैं, तो सोचो वो चीजें अगर बच्चा खाएगा तो
सीधी सी बात है, इंटेस्टाइनल लीवर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर उसका एडिक्ट हो गया, लंबे समय तक खा रहा है। तो ये डेंजरस चीजें हैं, इनसे बचना है हमें बहुत ज्यादा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल का कुछ पार्ट था वो क्लियर हो गया आपको। अब मैं कुछ और बातें बताने वाला हूं कि कैंसर किस तरीके से ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूरा यहां की बात आपको बहुत अच्छे समझ में क्लियर हो जाएगा कि मानो नॉर्मल सेल है, ठीक है। इस नॉर्मल सेल में डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इसको ट्रांसफॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, कार्सिनोजन कभी भी टर्म आ जाए, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजन मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, कार्सिनोजेनिक टर्म लगाते ही हम किसके लिए हैं, कैंसर के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं लाइक वायरस, केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक पीवीसी, लाइक टोबैको, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एक्स रेज, गामा रेज, एटसेट्रा, ठीक है। अगर ये सब मिल गए या इनका कोई भी चीज मिला तो इससे क्या होगा, ये नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए होगे ना, यानी अब ये नॉर्मल सेल अगर इससे समझना मेरी बात, इस नॉर्मल सेल की जो डिवीजन नॉर्मल चल रही थी, इसमें कोई बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं लाइक वायरस, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। केमिकल कार्सिनोजन मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। फिजिकल कार्सिनोजन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रेजेस हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, एक नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैंसर में कन्वर्ट करते हैं। यानी वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को खत्म कर देंगे, ठीक है, इन्वेजिवनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, इसकी अनकंट्रोल ग्रोथ को लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर्स होंगे उनको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन को सप्रेस, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से, जो भी प्रॉपर्टी मैंने सारी बताई आपको वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब वो प्रॉपर्टी अगर एप्लीकेबल होंगी तो क्या होगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं किस तरीके से काम करता है। जैसे देखो, अब ये सेल अनकंट्रोल हो गए, पर अभी भी ये कैप्सूल के अंदर हैं, कैप्सूलेटेड हैं। देखा होगा डॉक्टर बोलता है अभी बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, यानी अभी उसमें लीथलिटी नहीं आई, ठीक है, वो मैलिग्नेंट नहीं हुआ क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस नहीं हुई, जनरल टर्म्स हैं यूज करते हैं, क्योंकि वो एक जगह है, एक जगह मींस कैप्सूलेटेड है। तो ये अक्सर का जो सेल्स होते हैं कैप्सूलेटेड होते हैं।
कैप्सुलेटेड बेनाइन ट्यूमर। अभी कैंसर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। बिनाइन क्यों? क्योंकि दयालु मतलब एक ही जगह है, घातक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैप्सूलेटेड है। अभी इसके अंदर जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। आप समझ रहे हो? और ऐसे बिनाइन ट्यूमर को, ठीक है, आप, ठीक है, नियोप्लाज्म बोल सकते हो, ठीक है भाई। बिनाइन का मतलब हो गया जिसमें लीथलिटी नहीं है, अभी एक जगह है, ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना मेरी बात? समझ पा रहे हो ना बेटा? लेग, आज कैंसर खत्म होगा कि नहीं? कुछ गधे बच्चे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कैंसर खत्म होगा कि नहीं। भाई समझना है, समझो। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैंसर की, ठीक है, कि कैंसर होता क्या है, ठीक है। अब बेसिक समझ में, आज मैं बेसिक खत्म कर रहा हूं, कैंसर का बेसिक सारा खत्म कर दूंगा आज, ठीक है। अब बस जनरल एनसीईआरटी की लाइनें बचेंगी जो मैं एनसीईआरटी से रीड कराऊंगा, ठीक है। पर बेसिक एक्चुअल में कैंसर होता क्या है, ठीक है, कैंसर की प्रॉपर्टी क्या है, आप रट भाई, अगर रटोगे तो सिलेक्शन से बाहर, मतलब सिलेक्शन से बाहर हो। नीट का पेपर देख चुके हो, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं पता ही है। हाँ, कुछ सिंपल क्वेश्चन है वो सभी कर लेंगे, उनमें सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए यार कंसेप्ट तो कल थोड़ा सा समझने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक सेल समझ में आ गया, कैप्सुलेटेड, तो मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा इसलिए तभी समझ में आएगा एनसीईआरटी की लाइनें इंक्लूड हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। इसको हम टर्म यूज करेंगे, कैप्सुलेटेड बेनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, या इसके लिए टर्म लगा सकते हो नियोप्लाज्म, या इसको नियोप्लाज्म बोल सकते हैं, नियोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक सेल्स। इसके सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स बोल सकते हो और इसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है, जब तक कैप्सुलेटेड है। अब इसका फायदा क्या है, समझना मेरी बात, क्या करता है कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर, समझना। ये धीरे धीरे अपने चारों तरफ ब्लड वेसल्स को डेंसली बनाना चालू करता है। ये सेल्स, अब बताता हूं कैसे करते हैं ये। डेंसली ब्लड वेसल्स इनके अराउंड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये कैंसर सेल क्या रिलीज करने वाले हैं, नियोप्लास्टिक सेल, ये रिलीज करते हैं, रिलीज सम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या काम करते हैं, ये फैक्टर्स एंजियोजेनेसिस, यानी इंक्रीज करते हैं ब्लड वेसल्स, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर। यानी कैंसर सेल या बिनाइन ट्यूमर के अराउंड ब्लड वेसल्स को डेंसली इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तेजी से ग्रोथ हो रही है, तेजी से ग्रोथ हो रही है तो इनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, इनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, ब्लड। अगर यहां पर ब्लड वेसल्स ज्यादा हो जाएंगे तो मैक्सिमम फूड ऑक्सीजन इनके पास आएगा, जिसकी वजह से आसपास की सेल को फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो भूखमरी यानी स्टारवेशन की वजह से उन सेल्स की, नॉर्मल सेल्स की डेथ होती जाएगी और ये राक्षस की तरह ग्रोथ करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यहां तक बेटा समझ में आ रहा है? यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है।
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब समझो मेरी बात। अगर एक नॉर्मल सेल है, उसको किसी भी टाइप का कार्सिनोजन, केमिकल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, कोई भी हो, अगर उसको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है तो क्या होगा? ये कंटिन्यू अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे, पर कैप्सूल, जब तक कैप्सूलेटेड है तब तक बिनाइन ट्यूमर है। और अगर कैप्सूल रप्चर कर गया तो सेल बाहर आ जाएंगे, और सेल के बाहर आते ही हम बोल देंगे भाई अब तो ये क्या हो गया, ये मैलिग्नेंट हो गया, क्योंकि मेटास्टेसिस शो कर रहा है। मेटास्टेसिस का मतलब है ब्लड में इसकी स्प्रेडिंग हो गई, ठीक है। अब मैं समझाना चाह रहा हूं मैं, तो ब्लड में इसकी स्प्रेडिंग हो गई, और जब ब्लड में स्प्रेडिंग होती है तब ये घातक हो जाता है, इसलिए इसको हम उसको टर्म यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, कैंसर। जब तक एक जगह है आप कैंसर टर्म यूज ना करके उसको ट्यूमर बोल सकते हो, ठीक है, पर अगर ये रप्चर हो गया तो उसको आप कैंसर टर्म यूज करोगे, डेंजरस हो गया। अब होता क्या है, कैंसर सेल मैंने बताया उनको ग्रोथ करनी है, तो ये इतने खतरनाक सेल्स होते हैं, ये अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, राक्षस दैत्य, समझ रहे ना मेरे, कन्वर्ट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर रिलीज करना चालू कर देते हैं जो इनके आसपास ब्लड वेसल्स को डेंसली बना देते हैं, और जब ब्लड वेसल इसको मैंने बताया ना, लिख दिया है मैंने इसको, रिलीज ट्यूमर, ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ठीक है, जो एंजियोजेनेसिस ट्यूमर सेल्स के अराउंड ब्लड वेसल्स को डेंसली बनाना चालू कर देते हैं, और ब्लड की सप्लाई वहां बढ़ जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो बॉडी का मैक्सिमम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन किसको मिलेंगे, कैंसर सेल को, तो वो साइज को और बढ़ाएंगे। पर आसपास की नाइबरिंग सेल्स बेटा, वो स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कैंसर के केस में नॉर्मल सेल मरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो कैंसर सेल होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका कंसेप्ट, समझ में आया होगा कि किस तरीके से बन रहा है, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स क्या होते हैं। कैप्सूलेटेड है तब तक उसको आप बिनाइन ट्यूमर बोलोगे, पर कैप्सूल रप्चर करके दिखा देते हैं कैप्सूल को। चलो मान लो ये था, कैप्सूल रप्चर कर दो उसको, ये कैप्सूलेटेड था, ये कैप्सूल रप्चर हो गया, ये कैप्सूल रप्चर। जब कैप्सूल रप्चर होगा और ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे सेल बाहर, समझना बाहर कहां जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। मैं अक्सर का डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से, ये मैंने ब्लड वेसल्स है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये सेल्स कहां आएंगे बेटा, ये सेल्स यहां से सीधे ब्लड में एंटर कर जाएंगे। अब जब सेल ब्लड में एंटर कर जाएंगे तो ब्लड की हेल्प से ये सेल डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट में। देखो डॉक्टर बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या हो गया, अब मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गई, नया कैंसर, नया कैंसर, नए नए कैंसर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, नए नए कैंसर बनने स्टार्ट हो जाएंगे इन कैंसर सेल से, ठीक है, क्योंकि रप्चर हो गया। अब इसको हम टर्म यूज करेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे क्या, ये क्या बन गया, कैंसर। अब टर्म यूज करोगे कैंसर, ठीक है। यहां ब्रेकडाउन, कैप्सूल खत्म हो गया, ब्रेकडाउन हो गया उसका, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कैप्सूल, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कैंसर सेल्स इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलेंगे अब मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, ठीक है। और स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी इसमें तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स, इसको बोलते हैं हम मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी जब तक वो
ट्यूमर सेल एक कैप्सूल के अंदर थे तब तक बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, साइज बढ़ाते आ रहे हैं, पर एक समय आएगा कैप्सूल रप्चर होगा। जब कैप्सूल रप्चर होगा वो बॉडी फ्लूइड में आएंगे, ठीक है, बॉडी फ्लूइड में एंटर करते ही अब इसको हम कैंसर सेल बोलेंगे। कैंसर हो गया, फट गया, कैंसर हो गया, बॉडी फ्लूइड में आ गया, और इसकी स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है, स्प्रेडिंग की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, भाई मेटास्टेसिस आ गई, ठीक है, डॉक्टर कहता है मेटास्टेसिस आ गई, अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटास्टेसिस बिल्कुल लास्ट टाइम पर आती है, और जब मेटास्टेसिस आती है तब तो बस समझ लो खेल खत्म, ठीक है। तो एक बार समझ में आया कि मैं फिर से एक बार वापस जा रहा हूं, दिमाग में सेट करता हूं आपके। सबसे पहले हमने बात की बेटा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है। ये नॉर्मल सेल जो होते हैं, बस इतना ही करा रहा हूं आज मैं, नॉर्मल सेल क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं, ठीक है, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं, यानी एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आते ही डिवीजन रोक देती है, यह कांटेक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल फॉलो करते हैं, पहली बात। अगर मैं बात करता हूं कैंसर सेल, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करते। नॉर्मल सेल के केस में इन्वेजिवनेस नहीं होती, पर कैंसर सेल इन्वेजिवनेस, एक दूसरे के अंदर इन्वेजिव हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और अपने साइज को बढ़ाना चालू कर देते हैं, इरेगुलर शेप बनाना चालू कर देते हैं। तो ये कैंसर सेल के केस में देखने को मिलेगा, पहला। दूसरा, दो हो गए। थर्ड केस बताया मैंने, जो कैंसर सेल होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, जबकि नॉर्मल सेल मोर्टेलिटी होती है उनके अंदर। लगभग 50 जनरेशन के बाद उनके अंदर एपोप्टोसिस होती है और डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीलोमर सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, और टीलोमर सीक्वेंस हमेशा क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर होते हैं, इसलिए टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। हर डिवीजन पर इनका नंबर कम होता जाता है, और जब इनका पूरा नंबर खत्म हो जाता है तब सेल एपोप्टोसिस करके डेथ खत्म हो जाती है। पर कैंसर सेल के केस में एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, कौन सा? टेलोमरेज। वो क्या काम करता है? वो इनके सीक्वेंस को रिड्यूस ही नहीं होने देता। जब सीक्वेंस रिड्यूस नहीं होगा, उनको मेंटेन करके रखेगा, तो सेल में एपोप्टोसिस नहीं होगी, यानी सेल तो अमर हो गई। समझ रहे हो ना मेरी बात? इमोर्टल। इसलिए कैंसर सेल इमोर्टल होती है, इरेगुलर अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, इमोर्टल होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती। ये चारों पॉइंट एकदम क्लियर थे, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की कि एक्चुअल में वो क्या क्या चीजें, मतलब इतना तो क्लियर था ना आपको, यहां तक तो क्लियर था आपको, चारों चीजें क्लियर थी। फिर हमने बात की एक नॉर्मल सेल है, वो सेल डिवाइड कब करती है? जब सेल सिग्नलिंग होती है, सिग्नल्स बाइंड करते हैं, सेल की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सब सेल की ग्रोथ बढ़ना चालू होती है। कई बच्चों को ये नहीं पता सेल डिवीजन कब करती है, तो मैं हर चीज को कोशिश कर रहा हूं एकदम कंसेप्चुअल समझाने की। सिग्नलिंग्स आते हैं, जब भी ग्रोथ होनी होती है, सेल का साइज बढ़ता है। जब सेल का साइज बढ़ता है तो समझ गए होंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में चेंज आता है, और रेशियो में जब चेंज आता है तो सेल डिवाइड कर जाती है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। पर इस छोटी सी मैकेनिज्म को होने के लिए बहुत सारे जीन काम करते हैं, क्योंकि यहां सेल की ग्रोथ को कराना है, मेंटेन करना है। तो डिफरेंट टाइप के ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, सेल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, या उसको साइज बढ़ाते हैं, या उसको एक से दो में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। बट कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो नेगेटिव सिग्नल भेज करके, या कह सकते हो ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो सेल की ग्रोथ को अनकंट्रोल होने से रोकते हैं, ठीक है। इनको सेल साइकिल चेक पॉइंट भी बोलते हैं, जीवन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल में जीवन चेक पॉइंट का P53 जीन, ठीक है। क्या काम करता है जीवन चेक पॉइंट? ये जीवन से एस फेज में एंट्री को ब्लॉक कर देता है अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ब्लॉकिंग कैसे करता है? ये जीवन साइक्लिन और सीडीके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, बाइंड अप कर देता है, क्योंकि अगर अलग नहीं होंगे तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी। ये अलग होंगे, जीवन साइक्लिन डिजेनरेट होते हैं, तब सेल एस फेज में एंटर करती है। पर ये अगर ऐसा नहीं होगा, ये बाइंड कर जाएगा P53, तो सेल एपोप्टोसिस करके खुद अपना सुसाइड कर लेगी, ठीक है। ये तरीका है सेल को कैंसर में कन्वर्ट होने से रोकने का, ठीक है। चलो, फिर मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है दोनों। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो गया, इनको हम प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल जीन होते हैं जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, पर सेंसिटिव होते हैं। उनमें अगर छेड़छाड़ हुई बेटा तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। या चेक पॉइंट जितने भी होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर, अगर उनमें छेड़छाड़ हो गई तो चेक पॉइंट काम नहीं करेंगे। चेक पॉइंट काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएगी और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। तो ये भी ट्यूमर को इंड्यूस कर सकते हैं अगर इनके अंदर म्यूटेशन हुआ तो। चलो, ये चीज समझ में आई कि दूसरी क्या होती है। चलो, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। फिर हमने बात की, मानो अब ये एनसीईआरटी की लाइन पर आ गई कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, वो मैंने दो एडिशनल पॉइंट बताए। एनसीईआरटी बोलती है कि नॉर्मल सेल है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इस सेल को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सेल रिलीज करेगी ट्यूमर, ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जो एंजियो टर्म लगाते हैं ब्लड वेसल्स के लिए, जो इसके अराउंड ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाएगा टुवर्ड्स
कैंसर सेल जिसे ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। जब तक कैप्सूलेटेड है बिनाइन ट्यूमर, और इस कैप्सूल को हम मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नियोप्लाज्म बोल सकते हैं और इन सेल्स को हम नियोप्लास्टिक सेल बोल सकते हैं। पर मान लो कैप्सूल रप्चर हो गया, ठीक है, जब तक वो है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रप्चर हो गया, सेल बाहर आ गए, फ्लूइड में आ गए, तो नए नए कैंसर बनने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्चुअल में कैंसर, ठीक है, लीथल मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में कैंसर सेल आ गए और जहां जाएंगे वहां नया नया ट्यूमर बना लेंगे, ठीक है। और इसकी स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है, फैलने की जो प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस। तो ये समझ में आया कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर में अंतर क्या होता है, ठीक है। इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर भी बोल सकते हो, या कैंसर। अंतर क्या होता है, मेटास्टैसिस क्या होती है, स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है। जब इनिशियल फेज होती है तो कैप्सूलेटेड होता है, जब कैप्सूल रप्चर होता है तब सेकंड केस आता है, ठीक है। कैंसर कैसे इंड्यूस होता है, ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और एंजियोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके केस के अंदर, ठीक है। फिर फाइनली बताया मैंने नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है, बस इतनी सी बातें की हैं। तो ये बेसिक समझ में आ गया कैंसर होता क्या है। ये एनसीईआरटी हमने फिनिश कर दी यहां तक। अब बात आती है, एनसीईआरटी बोलती है कॉज ऑफ कैंसर। मैंने बताया फिजिकल एजेंट भी होते हैं, केमिकल एजेंट भी होते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, कि फिजिकल एजेंट क्या होते हैं समझाने वाला हूं, और केमिकल एजेंट क्या होते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बता तो मैंने अभी दिया है, पर फिर भी हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करने वाले कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। मार्केट में वो कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कैंसर को डिटेक्ट और डायग्नोसिस करने में यूज करते हैं, लगभग सबको पता है, गिने चुने 3-4 मेथड है, ठीक है। रेडिएशन आप समझते हो ना, अक्सर के रेडिएशन यूज करने के लिए हम सीटी, एमआरआई या हम, ठीक है, एक्सरेज यूज करते हैं, या हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है, या हिस्टोपैथोलॉजी भी कर सकते हैं। आज के डेट में हमने डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लिए हैं, उनको भी यूज कर कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको हम, मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट। यहां कैंसर आपका फिनिश हो जाता है। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी है आपको, ठीक है भाई। बिनाइन ट्यूमर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर क्या होता है बता दिया, पर मैं एक बार और बता दूंगा। मेटास्टेसिस क्या होती है मैंने बता दिया। इन 4 बातों के बारे में यहां कहा गया है, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ये तो मैं कराऊंगा ही नेक्स्ट पैरा के अंदर, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया कि कैंसर होता क्या है, एनसीईआरटी कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। बेसिक समझ में आया होगा कि कैंसर होता क्या है। अब बताओ मुझे, मतलब वो पॉइंट बताएं जो बच्चों को नहीं पता होते, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। मतलब रटने से काम नहीं बनेगा। आज मैंने वो बातें बताई हैं जो एक्चुअल में बहुत जेन्युइन है, मतलब पता होना बहुत जरूरी है। कैंसर जैसी डेंजरस चीज आज एमसीक्यू, मैंने बताया एक दिन एनसीईआरटी लिया करूंगा, एक दिन एमसीक्यू, ठीक है। कल एमसीक्यू ले लूंगा, टॉपिक भी थोड़ा एमसीक्यू के लिए टॉपिक भी तो थोड़ा होना चाहिए भाई। इम्यूनिटी के मैक्सिमम टॉपिक में कवर कर चुका हूं एमसीक्यू में, अब इसके थोड़ा टॉपिक कवर हो जाए फिर एमसीक्यू ले लेंगे। कम से कम 10-15 क्वेश्चन ना हो तो मजा ही क्या आता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा बेसिक कैंसर क्या है। अब कल हम कैंसर भी खत्म करने वाले हैं और बेसिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं स्टार्टिंग में, वही ब्लैक बाइल क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, पर मैं समझा के मानूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। आज भी समझाया और अगली क्लास में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, पर कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं यार। मतलब रटंत विद्या फलंत नहीं, ठीक है, रट रट के नहीं कराना है मुझे, हर चीज बतानी है कि एक्चुअल में ये है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार ये है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि टॉपर्स को अलग पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, हम सबको एक जैसा पढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, बस ये मेरा एक मेन कंसेप्ट है, ठीक है। टेंशन मत करो, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पीवाईक्यूज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी भी कवर करने वाले हैं, पीवाईक्यू भी कवर कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कवर हो ना हो कि एनसीईआरटी मैं कवर करा रहा हूं। अब अभी जब एक पैरा पढ़ोगे, आज एक ही पैरा पढ़ना है आपको, पूरी एनसीईआरटी कवर मिलेगी आपको, एकदम कंसेप्ट क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल। अब लगातार क्लास होगी, हमारा गैप नहीं आएगा, ठीक है, लगातार क्लास होगी, गैप नहीं आएगा सैटरडे तक, ठीक है। तो सैटरडे तक हम लगभग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का एंड पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो टेस्ट बताइए आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अभी नहीं आ रहा, ठीक है, उससे पहले वाला टेस्ट में आपको मिलेगा, आगे जो टेस्ट आएगा, अच्छा हो गया होगा, ठीक है। अब जो मिलेगा उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट क्लास, ठीक है, हमारा क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक बार इस पैरा को जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी वाले को, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।